नीचे दिया हुआ है तो यार ये रोज फिल्म होती है। किरिक लिपास, लिपास मीन्स फैट, लिपास मीन्स फैट। तो अगर ऐसे कंपाउंड जो फेट या फेट के जैसे होंगे, पता कैसे, लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि आपको पता कैसे चले कि आपके पास लिपिड है। सिंपली आप टिश्यू पेपर लें और उस फेट या ऑयल को उस टिश्यू पेपर पे लगाएं। अगर वो ऑयली मार्क्स देता है, ग्रीसी मार्क देता है और उसको फिल्टर पेपर को जो है वेट करता है और आपको ऑयल टाइप दिखाई देता है, तो आप पहली ये फिजिकल टेस्ट होती है कि आपके पास लिपिड मौजूद है। तो लिपिड या तो फैट होगा या फिर ऑयल होगा। फिर दूसरे लिपिड भी होते हैं, वेक्स भी होते हैं, वेक्स जो है वो फील नहीं देगा। तो लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। तो लिपिड जो है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि इनकी सॉल्युबिलिटी, ये एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। उस सॉल्यूशन को कहते हैं बिलोर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं उसको? बिलोर्स रिएजेंट। व्हाट इज बिलोर्स रिएजेंट? बिलोर्स रिएजेंट इज, या बिलोर्स सॉल्यूशन इज 2:1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 2:1 मिक्सचर ऑफ दो चीजों का मिक्सचर होगा। 2 वॉल्यूम जो हम लेंगे डाइथाइल ईथर का, डाइथाइल ईथर, और हम 1 वॉल्यूम लेंगे यानी 2 इसके वॉल्यूम लेंगे, और 1 वॉल्यूम लेंगे हम किसका? अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल। ओनली अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल। तो इस सॉल्यूशन में, तो अगर आपके पास 100 ml ऑफ बिलोर्स रिएजेंट है, बिलोर यानी कि आपके पास 100 मिलीलीटर्स है, ये बताएं, मुझे बताएं कि इसमें अल्कोहल के कितने मिलीलीटर्स होंगे और इसमें ईथर के कितने मिलीलीटर्स होंगे। कोई सियाना बंदा आपने बताया। तो अगर हमारे पास 100 ml बिलोर्स रिएजेंट के हैं तो उसमें अल्कोहल के कितने मिलीलीटर होंगे और इसके कितने होंगे? शाबाश। चलें, इधर तो आंसर आ गया है। कितने होंगे? कितने आदमी थे? 33 एंड 66। तो 33 किसके? क्योंकि इसका 1 रेशियो है। 33.33 मिलीलीटर इसके होंगे और 66.66 मिलीलीटर इसके हो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बिलोर्स रिएजेंट बनेगा। अब इस बिलोर्स रिएजेंट में आप कोई भी लिपिड डिसॉल्व करेंगे, वो फैट हो, वो ऑयल हो, वो वेक्स हो, वो कुछ भी हो, इसमें आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई, लिपिड्स होते क्या हैं? तो ग्रीक वर्ड लिपास, उसका मतलब है फैट। लिपिड्स आर फैट लाइक नेचुरली अकरिंग हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स with one common property which is their solubility in Bloor's reagent। हमने पढ़ा कि Bloor's reagent जो है it is 2:1 mixture of डाइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो लिपिड्स को स्ट्रक्चर की बेसिस पे बिलोर ने ही 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। उसकी पहली टाइप वही जैसे प्रोटीन्स थे, सिंपल लिपिड्स, उसके बाद जो है कंपाउंड लिपिड्स, उसके बाद क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें पहले, तो अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है। तो ये हो गए लिपिड्स। लिपिड्स पहली बार जो है वो सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स फिर जो है ये 2 किस्म के होते हैं। सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैट्स एंड ऑयल्स। नंबर पहली इनकी क्लासिफिकेशन फैट्स एंड ऑयल्स। उसके बाद जो है वैक्सेस। फिर वैक्सेस 2 किस्म के, ए ट्रू वैक्स, ट्रू वैक्स के बाद बी जो है आपकी नॉन ट्रू वैक्स, नॉन ट्रू वैक्स। ठीक है, तो लिपिड सिंपल कौन से होंगे? जो फैट्स और ऑयल्स होंगे, और दूसरी टाइप कौन सी? वैक्स होंगे, ट्रू वैक्स और नॉन ट्रू वैक्स। इनमें डिफरेंस क्या है वो आगे चल के बताता हूं मैं आपको। तो दूसरे होंगे आपके कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कंपाउंड कह लें और कॉन्जुगेटेड कह लें, और आप इसको कॉम्प्लेक्स कह लें, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये फिर ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ग्रुप मौजूद हो,
ग्लाइकोलिपिड होते हैं। उसके बाद आप इसको प्रोटियोलिपिड कहेंगे, पर बुक में लिपोप्रोटीन लिखा हुआ है। प्रोटियोलिपिड, अब बुक में क्या लिखा हुआ है? लिपोप्रोटीन। तो ये तो हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये प्रोटियोलिपिड होना चाहिए, पीछे उसका नाम आएगा जो फैमिली पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें प्रोटीन आपका हो सकता है। उसके बाद फास्फोलिपिड होते हैं। इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है फिर इसकी किस्म है, इसमें सेफेलिन हो गया, लेसिथिन हो गया और स्फिंजोमेलिन हो गया। स्फिंजोमेलिन। अब ये जो इनका जो मेन काम है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, फिर भी अभी बता दूं आपको, इनका काम है पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये असल में ये लिपिड है, जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो इसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। और लिपोप्रोटीन जो हैं ये मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स होते हैं या मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं सेल में वो इनकी बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये जो फास्फोलिपिड है वहाँ पे काम आते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो होते हैं स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स में क्या आ गया? स्टीरॉइड्स में आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसके बाद जितनी भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारी आ गई। प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गए, सारी हार्मोन्स इसमें आ गई। उसके बाद स्टिग्मास्टिरोल होता है, बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो स्टीरॉइड्स होते हैं। अब इनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये जो सिंपल लिपिड है और कंपाउंड लिपिड है या कॉन्जुगेटेड लिपिड है, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। यानी जब भी आप सिंपल लिपिड को या किसी भी कंपाउंड लिपिड को क्या करोगे, जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो इनमें ईस्टर लिंकेज होती है, तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा और एक जो है आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कंपाउंड लिपिड पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फैटी एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके साथ जो दूसरा ग्रुप है जो ये इन दोनों के अलावा है, प्रोटीन मिल सकता है आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, फास्फोरिक एसिड मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन। तो सिंपल सी बात करें तो ये जो सिंपल लिपिड्स हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें आपका जो है ग्लाइसरोल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके ऊपर 3 OH होते हैं। फैटी एसिड जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये जो 3 OH हैं ये स्ट्रीफाई होंगे फैटी एसिड से। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे है क्या। तो भाई जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। एक बात ये हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सिंपल लिपिड्स जो हैं होते क्या हैं, तो जरा हाईलाइट करते हैं। अब अगर फैट्स और ऑयल्स की बात करें तो फैट और ऑयल में केमिकली देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। फिजिकल डिफरेंस होता है, फिजिकल स्टेट का डिफरेंट होता है, थोड़ा कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता चलूं। पहला डिफरेंस ये है कि रूम टेम्परेचर पे फैट सॉलिड होता है और आपका ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात ये कि दोनों में ग्लाइसरोल के ईस्टर पाए जाएंगे। अब जो ग्लाइसरोल के ईस्टर बनेंगे फैटी एसिड के साथ, उनको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स या उनको ट्राइग्लाइसरोल्स भी कहते हैं। तो कैसे बनते हैं थोड़ा सा झलकी दिखा दूं मैं आपको। तो ये आपका ग्लाइसरोल है, दिस इज व्हाट ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, H2OH, CHOH और उसके बाद CH2OH। दिस इज व्हाट ग्लाइसरोल। तो ग्लाइसरोल जो है वो एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसके साथ क्या होंगे कि 3 फैटी एसिड। क्योंकि 3 OH हैं तो 3 फैटी एसिड चाहिए। फैटी एसिड क्या होते हैं मैं आपको बताता चलूं कि नेचुरली अकरिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, नेचुरली अकरिंग कुदरती तौर मिले। कहाँ से मिलेंगे? आपको फैट्स और ऑयल से मिलेंगे। तो जब भी आप फैट और ऑयल की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको फैटी एसिड उसके साथ अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब अल्कोहल आपको मोनोहाइड्रिक भी मिल सकता है वैक्सेस में, और ट्राइहाइड्रिक मिलेगा लिपिड्स सॉरी आपको फैट्स और ऑयल्स में। तो अगर आप फैट की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक ग्लाइसरोल मिलेगा,
अगर आप वेक्स को करोगे तो फिर आपको मोनोहाइड्रिक पर लॉन्ग चेन मिलेगा। इसमें टोटल 3 कार्बन है, उसमें कम से कम जो है 16 कार्बन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 26 कार्बन होते हैं अल्कोहल में जो आपको वैक्स से मिलेगा। तो भाई पहली बात ये कि फैटी एसिड क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो C15 तो H31 COOH, ये इसका नाम है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड अगर आयुपेक नेम की बात करें तो इसका नाम होगा हेक्सा डिकेनोइक एसिड, हेक्सा डिकेनोइक एसिड। ये एक नेचुरली अकरिंग है और मुझे कोई बता सकता है कि ये पामेटिक एसिड सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड होगा? हमजा का आंसर आ गया, ये सेचुरेटेड होगा। लेकिन ये जो फार्मूला है CnH2n वाला, तो ये सेचुरेटेड चेन है, तो ये सेचुरेटेड क्या होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और फैटी एसिड क्या होते हैं कि नेचुरली अकरिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लाइसरॉल क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हमें 3 फैटी एसिड चाहिए, हमें 3 फैटी एसिड चाहिए। इसके लिए 3 फैटी एसिड चाहिए किसको? इन 3 OH ग्रुप को एस्टरीफाई करना। तो ईस्टर लिंकेज कैसे बनता है? हमने पढ़ा था कि यहां से OH जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें और यहां से एक OH निकाल दें, तो ये बन जाएगा 3 वाटर निकलेंगे। 3 वाटर, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया। तो हमें जो नई चीज मिलेगी, हमें मिलेगा क्या? फेट मिलेगा, आयल मिलेगा? कौन बताएगा? तो हमें मिलेगा क्या? CH2COO के बाद C15H31। यहां पे हमें मिलेगा CHCOO C15H31। यहां पे हमें मिलेगा CH2COO C15H31। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड, और इसका दूसरा नाम है ट्राइग्लाइसरोल। ट्राइग्लाइसरोल। तो ये आपका जो है ये क्या बना है हमारे पास? फैट बना, फैट। तो फैट और ऑयल में मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। फैट और ऑयल में सिंपल सा डिफरेंस, पहले केमिकली देयर इज नो डिफरेंस। फैट में भी ये ग्लाइसराइड होंगे, ऑयल में भी ग्लाइसराइड होंगे। फर्क ये होगा कि फैट में जो ग्लाइसराइड होंगे वो सेचुरेटेड फैटी एसिड के होंगे, और जो ऑयल में ग्लाइसराइड होंगे अनसेचुरेटेड। अब दोनों मिक्सचर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि फैट में खाली सेचुरेटेड होंगे, अनसेचुरेटेड नहीं होंगे, दोनों होते हैं। प्रोपोर्शन जो है अनसेचुरेटेड का ऑयल में ज्यादा होता है, सेचुरेटेड का कम होता है। फैट में सेचुरेटेड का ज्यादा और अनसेचुरेटेड का कम होता है। तो ये बात समझ रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जो आपके फैट हैं उसमें ग्लाइसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, अनसेचुरेटेड से होंगे, दोनों मिक्सचर में होंगे। तो ऑयल में क्या होगा कि अनसेचुरेटेड ज्यादा होंगे, किससे? सेचुरेटेड से। ये बात समझ आ रही है बेटा? फहीम पता चल जाएगा ना, हम बत्ती जला के देखेंगे पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप है, वहां से आपको पता चलेगा। तो फैटी एसिड कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड, हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ग्लाइसराइड को कहते हैं सिंपल ग्लाइसराइड। अब सिंपल ग्लाइसराइड क्या होता है कि जिसमें ये तीनों के तीनों OH जो हैं सेम फैटी एसिड। अब तीनों कौन से थे? पामेटिक एसिड थे। तो तीनों पामेटिक एसिड अगर इन 3 OH ग्रुप को एस्टरीफाई करें तो उसको हम सिंपल ग्लाइसराइड कहेंगे। अगर एक भी डिफरेंट हो, एक पामेटिक है, एक स्टीरिक एसिड लगा दिया आपने, तो फिर उसको मिक्स्ड ग्लाइसराइड कहेंगे। तो सिंपल ग्लाइसराइड वो होता है जिसमें तीनों को तीनों ग्लाइसरॉल के जो OH हैं उनको एस्टरीफाई करने वाले सेम फैटी एसिड हों। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर क्या कहेंगे? उसको मिक्स्ड ग्लाइसराइड। तो इस बात को आगे पढ़ते। तो भाई फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस क्या है? जो अभी मैंने आपको बताया कि फैट्स एंड ईस्टर्स आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल। कि ये 3 ईस्टर लिंकेज बनेगी किसकी? ग्लाइसरॉल की। किसके साथ? फैटी एसिड के साथ। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स और ट्राइग्लाइसरॉल। देयर आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। अगर हम केमिकली देखें तो देयर इज नो डिफरेंस, दोनों ट्राइग्लाइसराइड ही होते हैं, ट्राइग्लाइसरॉल ही होते हैं। दोनों में सेचुरेटेड ग्लाइसराइड और अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड का मिक्सचर होता है। पर फर्क क्या होता है कि ऑयल में थोड़ी परसेंटेज जो है या थोड़ी ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? अनसेचुरेटेड की होती है, और फैट में ये सेचुरेटेड की जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो भाई फैट्स और सॉलिड से एक डिफरेंस ये है कि इनकी फिजिकल स्टेट में डिफरेंस है। ठीक है, तो फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, वाइल
जो आपके आयल्स हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स such as palmitic acid, stearic acid, while oils are esters of glycerol with unsaturated fatty acids। ओलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, आर्किडोनिक एसिड हो गया, ये जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नीचे हम देखते हैं उनको। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पे जो मिलने वाले कार्बोजाइलिक एसिड हैं जिनमें एक ही कार्बोजाइल ग्रुप हो, ज्यादा ना हो, एक ही कार्बोजाइल ग्रुप हो, इनको हम फैटी एसिड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। और फैटी एसिड जो है वो नेचुरली अकरिंग है। आपको कहाँ से मिलेंगे? आप फैट को हाइड्रोलाइज करो, आपको ग्लाइसरॉल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे। आप ऑयल को हाइड्रोलाइज करो, आपको ग्लाइसरॉल प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे। आप वैक्स को हाइड्रोलाइज करो, आपको लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एक फैटी एसिड मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको ये फैटी एसिड्स यहाँ से मिलते हैं। तो फैटी एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड्स विथ, इनमें जो कार्बन की रेंज होगी 12 से लेके 20 तक होगी, 12 से लेके 20 तक होगी, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अगर यहाँ इसको एक्सटेंड करें तो आप वैक्स भी कर सकते हैं, तो वैक्स से भी आपको मिल सकते हैं और आपको स्टीरॉइड से भी ये मिल सकते हैं, ठीक है। चलें भाई, तो मारते हैं सेव। तो फैटी एसिड के एग्जांपल कौन से हैं? कौन सा सैचुरेटेड, फाइम अभी देख लो कौन सा सैचुरेटेड, कौन सा अनसैचुरेटेड, कितने डबल बॉन्ड, ये सारा कुछ इधर है। तो भाई पहली बात, एसिड फैटी एसिड कौन सा है, फार्मूला उसका, और सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो दो ही फैटी एसिड हैं जो सैचुरेटेड है, एक पामेटिक एसिड है C15H31COOH, एक स्टीरिक एसिड है C17 और H35 और COOH। बाकी तीन जो नीचे हैं, ओलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक एसिड, ये अनसैचुरेटेड है। अब जिस तरह से हमने अमाइनो एसिड में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड टोटल 20 होते हैं, उसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, इसी तरह से जो फैटी एसिड्स हैं वो भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, वो खुद बना लेती है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो हमें डाइट से लेने पड़ते, इसलिए आपको पता है कि डॉक्टर मना करता है कि आप सॉलिड घी ना खाएं, ऑयल यूज किया करें, क्योंकि ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी मिकदार उनमें ज़्यादा होती है जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, या हम कह लें एसेंशियल फैटी एसिड्स का फंक्शन क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे? कि दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। और दूसरी बात कि ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको कहाँ में मिलेंगे? आपको ऑयल्स में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऑयल्स में। ऑयल्स में ज़्यादा मिलेंगे, तो फैट में भी मिलते हैं पर कम मिलते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई घी नहीं, ऑयल खाया। तो ऑयल में क्या होते हैं कि अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो अंदर जाके अंदर जाके गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाते हैं, या कुछ इस तरह का सीन होता है कोई। अच्छा, तो जो एसेंशियल में आपके आ रहे हैं वो लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक एसिड, ये वो फैटी एसिड हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं और ये हम फूड से लेते हैं। अब दूसरी बात कि इनका फंक्शन क्या होता है कि एसेंशियल फैटी एसिड अगर ना हो, फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? भाई फंक्शन सिंपल सा ये है कि दे प्रिवेंट डिपॉजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज, कि आपको हार्ट अटैक होने के जो है चांसेस कम करते हैं, क्योंकि इनका एक फंक्शन है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी आर्टरीज में मौजूद होता है, ब्लड में, स्पाइनल कॉलम में, जहाँ कहाँ पे ये मौजूद होता है। तो ये इसकी जो ज़्यादा अमाउंट है वो आर्टरीज में जो है क्या होती है, क्लाट हो जाता है, ये जम जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से कि कभी अगर आपको घर में जो है वो छंटकार करनी पड़े तो आप क्या करते हो, आप जो है पाइप का एक सिरा जो है आधा बंद कर लेते हो, तो जब रास्ता तंग हो जाता है तो पानी प्रेशर से निकलता है। सेम फॉर द आर्टरीज, कि जब कोलेस्ट्रॉल उसमें डिपॉजिट होता जाएगा तो उसका जो पाथ है वो नैरो होता जाएगा, जितना वो नैरो होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको अटैक हो सकता है। तो इनका ये जो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनका ये एक काम है, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज एंड वीन्स, तो ये उनकी उसकी जो डिपोजिशन है उसको रोकते हैं। दूसरा, दे हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में मदद करते हैं, जमने में मदद करते हैं, और जो है जब
ब्लड बाहर आएगा, ऐसा नहीं कि अंदर जमने में मदद करते हैं, बंदा ऊपर चला जाएगा। और देयर डिफिशिएंसी मे कॉज लॉस इन वेट इन चिल्ड्रन, तो अगर ये खुराक में नहीं होंगे तो बच्चों में ये हो सकता है कि उनका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टीजिमा, हिस्टीजिमा एक स्किन डिजीज है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और इची यानी जो है उसमें खारिश होगी, और इनफ्लेमेबल यानी वो आपको जलन फील होगी, तो स्किन आपकी जो है वो जलेगी। तो ये चीज़ें जो है आपकी एसेंशियल फैटी एसिड खाने में ना होने की वजह से हो। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या चीज़ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फैटी एसिड्स नेचुरली अकरिंग मोनोकार्बोजालिक एसिड्स हैं, इनमें 12 से लेके 20 कार्बन एटम होते हैं। ये सेचुरेटेड भी होते हैं, ये अनसेचुरेटेड भी होते हैं। ये सेचुरेटेड जो हैं वो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी खुद बना सकती है, पर जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो एसेंशियल होती है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए हमें वो खुराक में लेने पड़ेंगे, खाद्य में क्या, खुराक में क्या, फूड में लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात इनके फंक्शन ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब क्या है कि सिंपल ग्लाइसराइड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये जो ग्लाइसरोल है, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइसरोल, इस पे OH लगे हुए थे पहले, अब ये तो ईस्टर बना हुआ है, यहाँ पे OH लगे हुए थे। अगर इन तीनों OH को 3 सेम फैटी एसिड जो है वो क्या करता है, एस्टिफाई, तीनों में पामेटिक एसिड लगा हुआ है, तीनों में पामेटिक एसिड लगा हुआ है, तो हम इस ग्लाइसराइड को कहेंगे सिंपल ग्लाइसराइड, यानी इसको मिक्स नहीं कहेंगे। मिक्स किसको कहेंगे, जिसमें एक से ज्यादा फैटी एसिड लगा हुआ, एक से ज्यादा फैटी एसिड, इसमें कितने लगे हुए, सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। तो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई इशू बेटा, एनी इशू, जल्दी बताए। फैक्स आज क्या फैक्स पे आते हैं बेटा, आज फैट पूरी हो जाए तो वेक्स पे भी आते हैं। सर वेक्स और फैट में वेक्स और फैट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ग्लाइसरोल मिलेगा, वहां पे आपको लॉन्ग चेन जो है, लॉन्ग चेन अल्कोहल मिलेगा, मिसाल के तौर पे C16H31OH। तो ये जो लॉन्ग चेन अल्कोहल है ये आपको मोनोहाइड्रिकल, आपको वैक्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा, ये फर्क है। किसको वैक्स का है बुक में, ये तो वैक्स नहीं है बेटा, समझा, तुझे कोई बुरा ख्वाब आया होगा। मिक्स ग्लाइसराइड क्या होगा कि ऐसा ग्लाइसराइड जिसमें जो ग्लाइसरोल है उसको एक से ज्यादा या तीनों ही डिफरेंट फैटी एसिड क्या करें, एस्टिफाई करें, तो ये ग्लाइसरोल वाला पार्ट यहाँ से OH जाता है, ये आपका फैटी एसिड वाला। अब दो जो है, एक आपका कौन सा हो गया, स्टीरिक एसिड, दूसरा क्या हो गया, स्टीरिक एसिड, और एक क्या हो गया, पामेटिक। यहाँ पे क्या चीज है कि 2 पामेटिक है और एक क्या है, स्टीरिक है। तो जो ज्यादा है, ठीक है, उसी हिसाब से इनका नाम लिया हुआ है, जो कम है उसको पहले यानी एज अ प्रीफिक्स लिखा हुआ। तो स्टीरियो डायपार्मिटिन, यानी इसमें पामेटिक एसिड 2 हैं तो डायपार्मिटिन हो गया, स्टीरियो इसके आगे आ गया यानी स्टीरिक एसिड। इसका नाम है क्या, ओलियो पामिटोस्टीरिन। अच्छा, इसमें एक अनसेचुरेटेड है, कहाँ पे अनसेचुरेटेड, इसमें फार्मूला में तो कोई नहीं लगा हुआ, पर अगर इस किसी को एक 33 कर लें तो डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं ना। तो ओलिक एसिड जब होगा जब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड जब आएगा जब 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो अभी आपका ये जो है मिक्स क्या हो गया, आपका ग्लाइसराइड हो गया। तो मिक्स ग्लाइसराइड में क्या होगा कि ग्लाइसरोल के OH को जो एस्ट्रीफाई करेंगे वो डिफरेंट जो हैं, कम से कम जो हैं 2 किस्म के फैटी एसिड्स होने चाहिए। अगर तीनों सेम हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं। तो सिंपल और मिक्स का आपको पता चल गया कि सिंपल क्या होता है और मिक्स क्या होता है। उसके बाद आगे क्या चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली है कि ऑयल्स जो हैं 2 किस्म के, एक ड्राइंग ऑयल होता है, दूसरा नॉन ड्राइंग। अब ऑयल में आपको पता है कि ऑयल में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो जब ये ऑयल एयर से एक्सपोज होगा, एयर से ऑक्सीजन आके इसके डबल बॉन्ड को अगर ऑक्सीडाइज करेगी तो पर ऑक्साइड बनते। तो अगर हमारे पास जो ग्लाइसराइड है वो हाईली अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड की प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो जब ये ऑयल जिसमें हायर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, व्हेन इट विल बी एक्सपोज टू एयर, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो बनाएगा परऑक्साइड। वो परऑक्साइड पॉलीमराइज होकर एक थिन फिल्म बनाएंगे, ऑयल क्या हो जाएगा, लिक्विड से ड्राई हो जाएगा।
इसको हम कहते हैं ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होगा कि जिसमें अनसेचुरेटेड की रिलेटिवली कम परसेंटेज हो, ठीक है, कम परसेंटेज होने की वजह से वो थिन फिल्म बनेगी पर वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो आपका जो ऑयल है वो सॉलिडिफाई नहीं हो सकेगा बल्कि लिक्विड ही रहेगा। तो ड्राइंग ऑयल में क्या होगा कि रिलेटिवली कंपैरेटिवली जो है ज्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, या आप कहें कि ज्यादा डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड होंगे। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होंगे उतने ज्यादा परऑक्साइड बनेंगे। वो परऑक्साइड आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइज, उससे एक थिन फिल्म बनेगी और ऑयल आपका ड्राई हो जाएगा। उस ऑयल को हम कहते हैं ड्राइंग ऑयल। दूसरी एक प्रॉपर्टी है, तो ड्राइंग ऑयल एक मतलब फिर मैं रिपीट कर लूं कि ड्राइंग ऑयल वो होता है अगर ऑयल में ज्यादा जो ग्लाइसराइड है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के हैं, या डबल बॉन्ड की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, तो वो डबल बॉन्ड एयर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होके परऑक्साइड बनाएगा, वो परऑक्साइड पॉलीमराइज होंगे, ठीक है, परऑक्साइड पॉलीमराइज होके एक ड्राई फिल्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो सॉलिड हो जाते हैं। इनको ड्राइंग ऑयल कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रेसिडिफिकेशन। हमने अभी गर्मियां आ रही हैं, हम नोट करेंगे कि घर में जो खाना है वो अचानक खराब हो जाता है पड़े पड़े। सर्दियों में तो पड़ा रहता है 2-3 दिन तक, अब फ्रिज में भी रखते हैं फिर भी एक दूसरे दिन कभी कभी वो खाना खराब हो गया। इस प्रॉपर्टी को रेसिडिफिकेशन कहते हैं। प्रॉपर्टी को जलबानी चुप कर या बार में, इस प्रॉपर्टी को रेसिडिफिकेशन कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें पता है कि खाने में हमने ऑयल डाला था या फैट डाली थी, सॉलिड घी डाला था, आपकी मर्जी है। तो सॉलिड घी में भी ऐसा नहीं है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते, उसमें भी होते हैं। तो उस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें क्या था, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड गर्मी वाली गर्म हवा से एक्सपोज होगा तो वो ऑक्सीडाइज होके बदबूदार अल्डिहाइड में कन्वर्ट। जब ऑयल वाला डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला डबल बॉन्ड गर्मी में गर्म हवा से एक्सपोज होगा तो वो ऑक्सीडाइज होके, डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होके फैटी एसिड वाला वो अल्डिहाइड बनाएगा, वोलेटाइल अल्डिहाइड, जिसकी खराब बदबू होती है, तो खाने में जो है स्मेल हो जाएगी। और वो जो वार्म एयर है, और पानी तो खाने में मौजूद है ऑलरेडी, उस वार्म एयर में क्या होगा कि आपका जो ये ग्लाइसराइड है ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज। तो अगर आप 3 वाटर इससे निकले थे तो 3 वाटर दोबारा डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्लाइसरोल यानी अल्कोहल, प्लस वापस मिलेंगे क्या, फैटी एसिड। अब एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, जायके में खट्टे होते हैं। तो आपको फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा। फैटी एसिड की वजह से सोर खाना जो है वो खट्टा हो जाएगा, और उसमें मौजूद डबल बॉन्ड के ऑक्सीडाइज होने की वजह से खाने में बदबू हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली कहते हैं रेसिडिफिकेशन, कि गर्मियों में खाना जो है वो खराब हो जाता है। एक मतलब फिर रिपीट कर लूँ कि गर्मियों में जो हमने पका हुआ खाना है उसमें अचानक बदबू हो जाती है और वो जायके में खट्टा हो जाता है। तो उसके 2 रीजन्स हैं। बदबू का रीज़न ये है कि ऑयल जो हमने यूज़ किया है उसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा वार्म ऑक्सीजन से, तो वो वोलेटाइल अल्डिहाइड बनाएगा। वोलेटाइल का मतलब यह है कि जल्दी वेपर्स निकलेंगे बदबूदार, तो वो आपकी नाक तक पहुंचेंगे और आप बेहोश हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें मौजूद जो ये फैट है या ऑयल है जो भी आपने यूज़ किया है, तो गर्म हवा और गर्म पानी में जो है ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, आपको फैटी एसिड मिलेगा। और फैटी एसिड क्योंकि एसिड है, क्योंकि एसिड है तो उनका जायका क्या होता है, खट्टा होता है। तो खट्टा जायका होने की वजह से क्या हो जाएगा, खाना खट्टा भी हो जाएगा और बदबूदार भी हो, तो खाना खराब हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेसिडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, रेसिडिफिकेशन। एक मरतबा देख लें, the oils which contain large number of glycerides of unsaturated fatty acid, लिनोलिक एसिड हो उसमें, लिनोलेनिक एसिड हो, यानी जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो, when exposed to air their double bonds are oxidized to peroxide and finally they polymerize to form dry and hard tough film। तो वो ऑयल जो है आपका सॉलिडिफाई यानी हार्ड हो जाए। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि the oils contain relatively least number of glycerol of unsaturated fatty acid। अगर ऑयल में कम अनसेचुरेटेड ग्लाइसराइड हैं, ठीक है, तो वो क्लोज टू फैट है, तो वो नॉन ड्राइंग ऑयल होगा और वो जमेगा नहीं, सॉलिडिफाइड। तो रेसिडिफिकेशन क्या है कि व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज्ड टू वार्म एंड मॉइस्ट एयर, तो गर्मियों में जाहिर है एयर क्या होगी, वार्म होगी, और में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें गर्मी होती है। ह्यूमिडिटी इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ एयर इन वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एयर।
अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो फैटी एसिड बनेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस से फैटी एसिड बनेंगे, तो फैटी एसिड खाने को क्या करेंगे, खट्टा करेंगे, एसिडिफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सोर टेस्ट, वाइल डबल बॉन्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डिहाइड हैविंग बैड ऑर्डर, और इनकी स्मेल जो है वो गंदी होती है इस प्रॉपर्टी को रेल्सिफिकेशन के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लड़कों और लड़कियों? ओके, सेपोनिफिकेशन, अगर आपको याद हो हमने ईस्टर में पढ़ा था, ईस्टर की दो कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस होती है, एक एसिडिक कंडीशन में और एक बेसिक कंडीशन में। अगर आप एसिडिक कंडीशन यूज करते हो तो आपको एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है, अगर आप बेसिक कंडीशन यूज करते हो तो आपको अल्कोहल प्लस सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिड में। तो यहाँ पे भी तो क्या चीज़ है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक ग्लाइसराइड है जो कि ईस्टर है, उसमें एक ग्लाइसरोल मौजूद है यानी अल्कोहल है, और दूसरा फैटी एसिड मौजूद है। तो जब आप इसकी बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, बेस के साथ, तो आपको सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलेगा और ग्लाइसरोल मिलेगा। अगर वेक्स की करते हो तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा और सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलेगा। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन रहा है, ये सोप की प्रॉपर्टी शो, इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, सोप की, साबुन की प्रॉपर्टी। इस साबुन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। तो जितने भी साबुन हैं, टॉयलेट सोप हो, ब्यूटी सोप हो, हैंड वॉश हो, कुछ भी हो, बेसिक प्रिंसिपल हमें क्या होता है कि फैटी एसिड चाहिए। फैटी एसिड को हम क्या करते हैं, हम जो है सॉरी क्या करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं बेसिक कंडीशन में, तो हमें सोडियम साल्ट और फैटी एसिड जो है वो सोप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अगर आप खाली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये मिलाते हैं तो आपको जो है टॉयलेट सोप नहीं मिलेगा, हैंड वॉश नहीं मिलेगा, आपको जस्ट एक सोप की खुशबू वाला जो है सब्सटेंस मिलेगा। और अगर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो कभी भी आप खुद साबुन बना के यूज़ नहीं कर सकते। तो जो बाहर से बने हुए साबुन आते हैं तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे बन के आते हैं, तो वो आप यूज कर। अच्छा, दूसरी बात, दो तीन और टर्म यूज होती हैं कि भाई बुक में अगर आप देखेंगे तो एक जो है सेपोनिफिकेशन नंबर है, दूसरा जो एसिड वैल्यू क्या होता है, तीसरा जो आयोडीन नंबर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल टर्म्स हैं। अब सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, सेपोनिफिकेशन नंबर का मतलब ये है कि इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम फैट और ऑयल है, तो उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीग्राम लगेंगे। यानी सिंपल सी बात करें कि जो आपका एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड मौजूद है, एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड, ठीक है, एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड की सेपोनिफिकेशन होगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके कितने मिलीग्राम चाहिए इसको एस्ट्रीफाई करने के लिए, उसको हम जो है क्या कहेंगे, एस्ट्रीफाई नहीं, हाइड्रोलाइज करने के लिए उसको हम कहते हैं क्या, सेपोनिफिकेशन नंबर। दूसरी टर्म यूज होती है एसिड वैल्यू क्या होता है। अब देखें आपके पास फैट है, अब फैट में जो है या ऑयल है आपके पास, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो फैटी एसिड एस्ट्रीफाई हो चुका होगा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, या फिर फ्री होगा, अभी तक वो एस्ट्रीफाई नहीं हुआ। तो अगर वो एस्ट्रीफाई हो चुका है तो उसका हम सेपोनिफिकेशन नंबर देखेंगे। अगर वो अभी तक एस्ट्रीफाई नहीं हुआ तो फिर हम उसका क्या करेंगे, एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू कैसे देखेंगे, उसको हम किसी बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, वहां पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। तो जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फ्री एसिड कितना है वो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम बताएंगे। तो इस प्रोसेस से हमें जो है अनएस्ट्रीफाइड जो है आपका फैटी एसिड और एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड, इन दोनों का पता चलता है। और दूसरी बात कि हमारे पास अनसेचुरेटेड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है वो आयोडीन नंबर से पता चलता है। हम क्या करते हैं कि ऑयल को आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं, तो 100 ग्राम ऑफ फैट में या 100 ग्राम ऑफ ऑयल में जो है आपके आयोडीन के कितने ग्राम डिजोल्व हुए, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ऑयल में या फैट में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है या डबल बॉन्ड कितने थे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स हैं जो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दी, बाकी ये हैं प्रैक्टिकल टर्म। तो मैं सेव करके आगे बढ़ते। अब ये सिंपल लिपिड यहाँ पे पूरे होते हैं। वैक्स क्या होते हैं,
वेक्स की बारी आती है। तो वेक्स भी ईस्टर ही होते हैं, वेक्स भी ईस्टर होते हैं, पर फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि जब आप फेट या ऑयल को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको ग्लाइसरोल ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल मिलता है, जबकि वैक्स में आपको लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वैक्सेस आर नेचुरली अकरिंग ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, C16 या हायर होगा, और विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल, पर अल्कोहल कौन सा होना चाहिए? मोनोहाइड्रिक। यहाँ पे अल्कोहल कौन सा था? यहाँ पे अल्कोहल था ट्राईहाइड्रिक था, बल्कि यानी ग्लाइसरोल था। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो ट्राईहाइड्रिक नहीं, मोनोहाइड्रिक होगा। ये पहला डिफरेंस आ गया, ठीक है। और अल्कोहल जो है, जो आपका फैट और ऑयल में था वो 3 कार्बन वाला था, यहाँ पे कम से कम 16 कार्बन वाला। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो भाई वैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक ट्रू वैक्स होती है, तो ट्रू वैक्स के 2 एग्जांपल हैं, बीज वैक्स और स्पर्मेटिक वैक्स। अच्छा, इसमें यहाँ पे 31 लिखा हुआ, ये 51 है, बुक में भी 31 है, तो ये कितना होगा? 51 होगा। तो C25 H51 और COO, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, और ये जो है आपका जो अल्कोहल का पार्ट है। तो अल्कोहल में देखें कि 16 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे 16 कार्बन है और यहाँ पे 26 कार्बन है। देखिए हमने थोड़ा पीछे जाएं तो पढ़ा था कि फैटी एसिड में 12 से 20 कार्बन होते हैं, और उससे ज़्यादा भी है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा का ये एग्जाम्पल है। तो बीज वैक्स आपको जो है, ये जो डंग मारने वाली जो बी होती है उसका जो वो मनारा होता है, जो वैक्स, ठीक है, वो हो गई। और दूसरी बात कौन सी? स्पर्मेटिक वेस्ट। ये जो है, जो वेल होती है उसकी स्किन पे आपको मिलेगा, ठीक है, वेल की स्किन पे बिल्कुल वो सॉफ्ट होती है। तो ये जो वैक्स है ये सॉफ्ट। नॉन ट्रू वैक्स क्या होती है कि दे आर ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, अब यहाँ पे जो अल्कोहल आ रहा है, अगर सिंपल लिपिड की बात करें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सिंपल लिपिड में ग्लाइसरोल अल्कोहल, वैक्स में कौन है? अल्कोहल, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ पे जो नॉन ट्रू वैक्स में जो अल्कोहल आएगा वो आएगा कहां से? विटामिन ए से, कोलेस्ट्रॉल से, विटामिन ए या विटामिन डी। अब ये तीनों अल्कोहल है। अब कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल इस तरह से होता है, और कोलेस्ट्रॉल आपका स्टीरॉइड कैटेगरी में आता है। एक इधर OH, एक इधर मिथाइल, और फिर इस तरह से जो है आप, ये कोलेस्ट्रॉल है आपका, इधर एक डबल बॉन्ड। तो दिस इज व्हाट कोलेस्ट्रॉल। तो अब फैटी एसिड यहाँ पे लगेगा OH, फैटी एसिड कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। तो ये भी ईस्टर्स हैं, पर ईस्टर्स ऑफ व्हाट? कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। यहाँ पे आप कोई भी फैटी एसिड लगा दें, पामेटिक एसिड लगा दें, स्टीरिक एसिड लगा दें, लिनोलिक एसिड लगा दें, कोई भी एसिड लगा दें, तो आपको जो अल्कोहलिक पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, ये भी क्या होता है आपका? अल्कोहल है, ओल की वजह से। विटामिन डी कैल्सीफिरोल, ये भी आपका क्या है? अल्कोहल है। तो इनका जो OH पार्ट आएगा वो किसी और कंपाउंड से आएगा, यानी वो आपका सिंपल अल्कोहल नहीं होगा, वो या तो कोलेस्ट्रॉल से आएगा या विटामिन ए से आएगा या विटामिन। अच्छा, इनका काम क्या है? नॉन ट्रू वैक्स का, हमारे एयर में वैक्स होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि बैक्टीरियाज को और दूसरे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें चिपकने की शक्ति होती है, तो वो अंदर नहीं जाने देगी, कीड़े मकोड़ों को कान के अंदर घुसने नहीं देगी। तो ये वैक्स उनको प्रिवेंट करेगी, वहीं पे उनको चिपका के जो है रख लेगी, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, किसका? नॉन ट्रू वैक्स का। तो वैक्सेस और सिंपल लिपिड्स हैं, और आपके फैट्स और ऑयल्स भी सिंपल लिपिड हैं। थोड़ा सा फर्क है दोनों। फर्क क्या है कि जो सिंपल लिपिड हैं उसमें ग्लाइसरोल अल्कोहल मिलेगा, फैटी एसिड वही होंगे, और जो आपके वैक्सेस हैं उसमें आपको लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। और जो नॉन ट्रू वैक्स है, ट्रू वैक्स में आपको लॉन्ग चेन अल्कोहल मिलेगा। नॉन ट्रू वैक्स में आपको जो अल्कोहलिक पार्ट है या तो वो कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा, या वो आपको विटामिन डी से मिलेगा, या वो आपको कहां से मिलेगा? विटामिन ए से मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो आपको बेटा ये ट्रू वैक्स और नॉन ट्रू वैक्स के बारे में थोड़ा फर्क समझ आ गया? जल्दी बताएं। हर्ष को आ गया, हमजा को आ गया, महक को आ गया, और किसी को आया? सिद्धांत को आ गया, उसेद को आ गया। ओके, क्लियर है। चले, इकरा को आ गया, नवीद को आ गया। वेरी गुड। टाइम तू थोड़े वो खा ले ना, बादाम वगैरह, अगर रोजा नहीं है तो। भुगड़े खा, भुगड़े।
बस घड़ा भुगड़ा ना खाओ। इसके बाद आखिरी चीज जो रह गई, सेकंड लास्ट चीज, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्या होगा? कॉन्जुगेटेड लिपिड सिंपल लिपिड हो गए आपके, फैट या ऑयल, उनमें क्या होगा? ग्लाइसरॉल होगा। ग्लाइसरॉल में 3 OH होंगे, 3 OH में 3 फैटी एसिड लगेंगे। अब 3 OH जो है उसकी जगह पे हम 2 H पे फैटी एसिड लगा दें, 1 OH पे हम दूसरा ग्रुप लगाएं। अब जो ग्रुप लगाएंगे उसी हिसाब से नाम होगा। देखें कैसे, अब यहाँ पे देखें कि ये जो R है ये फास्फोलिपिड बना हुआ है, तो ये आपका फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो ये जो तस्वीर बनी हुई है ये बनी हुई है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड में क्या है कि देखें, दो जो ग्लाइसरोल है, ये ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल के 2 OH ग्रुप जो है हमने फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाई किए हुए हैं, पर जो तीसरा OH है वहां पे हमने लगाया है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है भाई? फास्फोरिक एसिड ये फास्फोरस, POH, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फिर दूसरा OH, फिर तीसरा OH। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज थी भाई? CH2OH, CH2OH, तो यहाँ से वाटर निकाल दें, वाटर निकाल दें तो बाकी क्या रह गया? CH2 और O और ये, तो इसको हम कहेंगे क्या? फास्फोलिपिड। तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है। तो अगर हम सिंपल लिपिड में जो आपका ग्लाइसराइड था, उस ग्लाइसराइड में 2 OH को हम फैटी एसिड से एस्टिफाई करें, फिर जो तीसरा OH है उस पर हम कोई ग्रुप लगाएं, जो ग्रुप लगाएंगे, अगर फास्फोरिक एसिड लगाते हो तो आप उसको फास्फोलिपिड कहेंगे, अगर प्रोटीन लगाओगे तो आप उसको लिपोप्रोटीन कहोगे, अगर आप वहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट लगाते हो तो आप उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो इसी तरह से, तो ये जो 3 मेजर जो हैं आपके जो ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं, फास्फोलिपिड, लेसिथिन हो गया, सेफेलिन, स्फिंज हो गया। एक की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, उसको देखते हैं लेसिथिन को। तो फर्क क्या है कंपाउंड लिपिड में? तो कंपाउंड लिपिड सिंपल लिपिड से ही बनते हैं। देखें जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि भाई सिंपल प्रोटीन वो है जो हाइड्रोलाइज होके या तो अमीनो एसिड दे या उसके डेरिवेटिव्स दे, और कंपाउंड प्रोटीन वो था जिसमें एक नॉन अमीनो एसिड पार्ट था, नॉन प्रोटीनियस पार्ट था, प्रोस्थेटिक ग्रुप था, जैसा प्रोस्थेटिक ग्रुप वैसा उसका नाम था। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो सिंपल लिपिड है, फैट या ऑयल है या वैक्स है, उसमें आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा। अब जो अल्कोहल है, जो ग्लाइसरोल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, उसमें 2 H पे ईस्टर लिंकेज हो, 2 फैटी एसिड लगे हों, और तीसरा जो OH है वहां पे कोई ग्रुप ऐड करेंगे। कौन सा ग्रुप ऐड करते हैं उसी हिसाब से इसका नाम होगा। तो एक मैंने बनाया हुआ लेसिथिन। लेसिथिन जो है क्या होता है? तो भाई ये ग्लाइसरोल हो गया, ग्लाइसरोल के ये जो 2 OH हैं हमने फैटी एसिड के साथ रिमूव किए हैं, यहाँ पे एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगाया, फास्फोरिक एसिड के बाद इधर हमने R लिखा हुआ था पीछे, तो R जो है अगर ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं लेसिथिन, और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्टिसिपेशन इन द सेल में। तो यहाँ से जो ये जो ग्रुप है, ये जो आपका, यहाँ पे अगर हम प्रोटीन ऐड कर लें, प्रोटीन ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपका लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेनियस प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है। तो इसका ये जो लेसिथिन है नीचे दिया हुआ, तो देख नहीं है। तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? स्टीरॉइड्स जो है नॉन सेपरेटेड लिपिड्स होते हैं विच कंटेन, ये न्यूक्लियस सब में होता है, इसको पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेफ्रिन, ये हमने पढ़ा हुआ फिनेफ्रिन होता है, ये 3 रिंग जो बेंजीन की होती है, तो ये फिनेफ्रिन हो गया। पर हाइड्रो तब लगता है जब ये इसमें आप ये डबल बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन लगा दें, ये डबल बॉन्ड खत्म, ये बेंजीन के पर हाइड्रो हो गया। और उसके बाद इस फिनेफ्रिन पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोपेंटेन। तो जितने भी आपके स्टीरॉइड्स हैं, सब स्टीरॉइड में ये न्यूक्लियस कॉमन होगा, इसको डीन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, डीन हाइड्रोकार्बन। और इसको जो आईपेक नाम होगा वो होगा पर हाइड्रो, यानी हाइड्रोजन एडेड है जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड था, साइक्लोपेंटेन हो, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये फिनेफ्रिन है, ठीक है। तो जितने भी स्टीरॉइड हैं उसमें ये न्यूक्लियस है। और एक में जो आपका विटामिन डी है उसमें ये ताकत खुला हुआ है, ये बंद करेंगे ऑप्शन होती है, अदरवाइज सब में ये होता है, ठीक है। स्टीरॉइड होते क्या, उनका काम क्या है? दो लाइनें देख लेते हैं। स्टीरॉइड में जो है पहला पहला है कोलेस्ट्रॉल का,
कोलेस्ट्रॉल जो है ह्यूमन के हर ऑलमोस्ट हर टिश्यू में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हर टिश्यू में पाया जाता है, स्पाइनल पार्ट में होता है, ब्रेन में मौजूद होता है, ब्लड में मौजूद होता है, आर्टरी में मौजूद होता है, रीन्स में मौजूद होता है। अगर इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप जैसे एग्जाम्पल बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, यूट्रिक पैरामीटर। कोलेस्ट्रॉल की अगर एक्सेस होगी, ज़्यादा होगा अगर बैड कोलेस्ट्रॉल, वो आर्टरी और रीन में दिखा सकता है और हार्ट अटैक करा सकता है आपको। तो है क्या, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड फाउंड इन ऑल एनिमल्स, इन ब्लड, इन ब्रेन, excess of cholesterol deposits in arteries और excess of cholesterol ब्रेन क्या करा सकता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा, देखिए ये वही न्यूक्लियस है जहाँ तक हर हाइड्रोक्साइक्लोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे इंटीग्रल मिथाइल ग्रुप और फिर ये ग्लिसराइड। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता हूँ, लगा हुआ है, इस तरह से होती है, ये है आपका। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, ये कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ पे मैं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हटा दूँ, ये हो गया। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूँ, ये जो फोलिक एसिड है ये बाइल डक्ट में होता है। फोलिक एसिड किसमें होता है, बाइल डक्ट में। पेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, पेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये इसका काम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है खुद तो जो है कोलेस्ट्रॉल आपके जो है आर्टरीज में, वीन्स में, ब्रेन्स में जहाँ वहाँ मिलेगा। और जो इसका जो मेन फंक्शन है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेड में, गुड जो है बेनिफिशियल होता है, हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। और बेड जो है ये उल्टा होता है कि जो हार्ट अटैक कराता है। एलडीएल होता है वो आपका कम होना चाहिए, एचडीएल होता है वो है। अगर आपके दोनों उल्टे होते हैं कोरोनरी डिजीज भी हो सकता है। तो बचाएं, इसको बचा रखिए, बेड कम है, एलडीएल कम होना चाहिए, एचडीएल हाई होना चाहिए। फोलिक एसिड मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोलेस्ट्रॉल की जो साइड वाला जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको हटा दें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रेन होता है, कोलेस्ट्रेन को ऑक्सीडाइज कर दें तो फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या होता है कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से चलता है। सोडियम साल्ट फॉर्म्ड इन बाइल डक्ट एंजाइम और फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंसीडर या उसको जो है क्या करता है, मेटाबॉलाइज करता है। प्रोजेस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन, इट कंट्रोल्स द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। ये भी हार्मोन्स होते हैं, और एस्ट्रोजन होते हैं, बहुत से हार्मोन हैं, जितने भी हार्मोन हैं वो सबके सब जो हैं, सबके सब डिवाइड कैटेगरी में आएंगे। डिवाइड में एक चीज़ कानून होती है वो आपका और यही बीज ये जरूर होगा। इसके साथ आपका रोल है पूरा हो गया। और ये न्यूक्लियस आपको हर हर उसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, जाए कहने और कुछ